मुझे आशा है कि आप सब सुख और समृद्ध हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द बायोडाइवर्सिटी और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे हमने देखा था जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर हमने कितनी स्पेसीज है अर्थ पे ये भी देखा। उसके बाद ट्रॉपिक्स और इक्वेटर पे किस तरीके से डाइवर्सिटी वेरी करती है। देन हमने कवर किया था कि इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, इसलिए एक मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ आती है। कितनी प्लांट स्पेसीज़, एनिमल स्पेसीज़ हैं यहाँ पर। फिर हम आए थे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पे। ये पैटर्न्स है डाइवर्सिटी के जो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वेल नोन पैटर्न लैटिट्यूडनल है, जिसमें है कि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे हमने डिफरेंट फैक्ट्स पढ़े थे कि इतनी इतनी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे कोलंबिया, इक्वेडोर, ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, देन जो नदर्न एरियाज़ में पड़ती हैं, पोलर रीजन पर पड़ती हैं, उनमें किस तरीके से वेरिएशंस आ रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पैराग्राफ से। What is so special about the tropics that might account for their greater biological diversity? ऐसा भी क्या डिफरेंस है, ऐसा भी क्या स्पेशल है ट्रॉपिक्स पर जो यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द टेम्परेट और पोलर रीजन। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस। कुछ डिफरेंट हाइपोथेसिस प्रपोज की गई हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर हैं। फर्स्ट है स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for the species diversification. ये कह रहे हैं कि स्पेसिएशन ये एक फंक्शन है टाइम का। मतलब स्पेसिएशन का मतलब होता है कि कुछ नई स्पेसीज़ का बनना पुरानी एग्जिस्टिंग स्पेसीज़ से। तो जो टेम्परेट रीजन है, ये वाला जो रीजन है टेम्परेट रीजन, यहाँ पे ग्लेशिएशन रहा है एक लंबे टाइम तक। जो ग्लेशियर्स थे वो पिघलते रहे, तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो डिस्टर्ब था, तो इस वजह से स्पेसीज़ ख़त्म हो रही थी। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेंज थी, ये रेंज तो थी, ये रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रही है। मतलब टेम्परेट की कंपैरिजन में कम डिस्टर्ब रही। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेट के कंपैरिजन में ये कम डिस्टर्ब थी। और यहाँ पर जो वेदर था, एनवायरनमेंट था, क्लाइमेटिक कंडीशन थी, वो मतलब लगभग कांस्टेंट थी। इस वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है स्पेसीज़ की वो ज़्यादा है, और यहाँ पर स्पेसीज़ की डाइवर्सिटी कम हो गई है, क्योंकि टाइम के साथ साथ स्पेसीज़ दूसरी स्पेसीज़ से भी बन रही थी। स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट बताया है, तो इस वजह से ट्रॉपिक्स पर स्पेसीज़ ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। ये पहली हाइपोथेसिस थी। सेकेंड हाइपोथेसिस कहती है द ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। सच कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ए ग्रेटर स्पेसीज डाइवर्सिटी। फिर से ये कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे जो सीजनल वेरिएशन होती है वो कम होती है। सीजनल वेरिएशन कम होने की वजह से ये ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है और स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर स्पेसीज़ की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। जो स्पेसीज़ है यहाँ पे वो अपना निश बना लेती है। निश होता है फंक्शनल रोल, जहाँ पे एक स्पेसीज़ प्ले करती है। उसका एक छोटा सा घर तो हैबिटेट होता है, बट एक फंक्शनल रोल जहाँ पे प्ले करती है कि स्मॉल यूनिट को हम निश कहते हैं। तो जो स्पेसीज़ यहाँ पे रह रही हैं, उन्होंने अपना एक छोटी सी यूनिट बना ली, वहीं पे वो अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रही हैं, वहीं पे वो अपना हैबिटेट में खाना खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो जब वो डिस्टर्ब ही नहीं है अपने सीजनल वेरिएशन से, तो उनकी प्रोजेनी बढ़ रही है, स्पेसीज़ की डाइवर्सिटी बढ़ रही है। लेकिन टेम्परेट रीजन पे वेरिएशन ज़्यादा होते हैं वेदर में, तो यहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी कम है। ये सेकेंड हाइपोथेसिस है। थर्ड हाइपोथेसिस कहती है देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स which contribute to the higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. ये कहते हैं कि जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, यहाँ पे 0 डिग्री पर जो ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक्स रेंज है, यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा फॉल करती है, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हमने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं उनको, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ये सिंपल कंसेप्ट है कि सनलाइट के थ्रू सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्या स्पेशल है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे ट्रॉपिक्स पर ज़्यादा है। तो पहली हाइपोथेसिस ने कहा स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रॉपिक्स वाले रीजन है ये रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहते हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। टेम्परेट में पास्ट ईयर्स में ग्लेशिएशन हुआ था तो वहाँ पर डाइवर्सिटी कम है और ट्रॉपिक्स में ज़्यादा है। स्पेसिएशन का कंसेप्ट इन्होंने दिया। सेकेंड हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा है कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वहाँ पे लेस सीजनल वेरिएशन होती है, यहाँ पे सीजनल वेरिएशन कम होती है, टेम्परेट रीजन पर ज़्यादा होती है, इसलिए स्पेसीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में ज़्यादा है। और थर्ड हाइपोथेसिस में कहा है जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक्स पर ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। कोई क्लियर कर कंसेप्ट नहीं दिया, कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हम पढ़ लेते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने पहला पढ़ा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। सेकेंड हम पढ़ेंगे स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी किस तरीके से बढ़ती है, कहाँ पर बढ़ती है। ड्यूरिंग दिस पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट observed that within a region species richness increase with increasing explored area but up to a limit. In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes turns out to be a rectangular hyperbola. ये कह रहे हैं कि जो ये जर्मन नेचुरलिस्ट थे जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये पहुँचे जंगल में, साउथ अमेरिकन जंगल्स में। यहाँ पे हमने देखा था डाइवर्सिटी ज़्यादा थी क्योंकि इक्वेटर पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ही साउथ अमेरिकन जंगल्स में पहुँचे, ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट में भी हो सकता है गए हों। तो यहाँ पर उन्होंने जाकर देखा कि स्पेसीज़ काउंट करनी शुरू की, वन स्पेसीज़ बर्ड की, दूसरी स्पेसीज़ बर्ड की, देन एनिमल्स की, देन प्लांट्स की, काउंट करते रहे। फिर जब एक बहुत ज़्यादा एरिया इन्होंने कवर कर लिया तो कवर होती रही, स्पेसीज़ के नंबर बढ़ते रहे। बट एक लिमिट पे आके, मतलब एक होता है ऑप्टिमम लिमिट आती है किसी भी चीज़ की, तो उस एक पर्टिकुलर टाइम पर आके स्पेसीज़ का मिलना बंद हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ बनाया, ये हाइपरबोला ग्राफ बना। ये स्पेसीज़ रिचनेस है, कितने नंबर स्पेसीज़ रिचनेस होता है, नंबर ऑफ स्पेसीज़, और यहाँ पर होता है एरिया। तो इन्होंने एरिया के हिसाब से देखा कि स्पेसीज़ बढ़ रही हैं और यहाँ पर आकर स्पेसीज़ ख़त्म हो गई है मिलना। ठीक है, तो इसने एक ग्राफ बनाया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, S इज इक्वल टू CA⁻Z। ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल पर अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें तो log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A, और ये होता है आपका लीनियर। लॉग स्केल पर ये ग्राफ लीनियर होता है और वैसे ये ग्राफ हाइपरबोला होता है। यहाँ पे S इज इक्वल टू स्पेसीज रिचनेस या नंबर ऑफ स्पेसीज, देन A एरिया, S इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एंड C इज इक्वल टू Y इंटरसेप्ट। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड कि वैल्यू जो Z की है वो 0.1 से 0.2 होती है जब आपका टैक्सोनोमिक ग्रुप एक स्मॉल रीजन पे हो, वेदर इट इज़ प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन द न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन्स आर अमेजिंगली सिमिलर। कि अगर हम ये डिफरेंट रीजन में, यहाँ पे अगर हम छोटा सा कनाडा का एक रीजन ले लें, मतलब एक छोटा सा ब्राज़ील का, छोटा सा इस कंट्री का, तो यहाँ पे बर्ड्स का नंबर देखें, यहाँ पे ब्राज़ील का, यहाँ पे कनाडा में किसी प्लांट का, किसी एनिमल का, तो इस तरीके से अगर हम छोटे रेंज पर डिस्कवर करें तो हमें जो ये ग्राफ मिलेगा इसकी लाइन सिमिलर मिलेगी। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और द एशिया और द ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, सो यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर। तो जो स्लोप है ये स्टीप हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो Z वैल्यू है वो होगी 0.6 to 1.2 स्टीपर की बड़े लेवल पे, कॉन्टिनेंट लेवल पे, और Z की वैल्यू 0.1 से 0.2 होगी स्मॉल लेवल पे किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और एनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर Z की वैल्यू आपको याद रखनी है, Z की वैल्यू 0.1 to 0.2 होती है स्मॉल लेवल पर एंड 0.6 to 1.2 होती है बड़े लेवल पर, और ग्राफ यहाँ पे मच स्टीपर होता है। For example, the four frugivorous birds, fruit-eating birds, and the mammals in the tropical forest of the different continent, the slope is found to be 1.15. इन्होंने स्लोप की बात की 1.15, जो कि आ रहा है 0.6 से 0.12 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अब हमने स्पेसीज डाइवर्सिटी देखी, इसका इकोसिस्टम पे क्या फ़ायदा ये देखते हैं। Does the number of species in a community really matters to the functioning of the ecosystem? चलो ठीक है, डाइवर्सिटी मैटर करती है। हमने कहा कि जो प्लांट्स हैं वो हमें फूड दे रहे हैं, हमने कहा कुछ इंसेक्ट्स हैं वो
इकोसिस्टम की जो सॉइल है उसमें हेल्प कर रहे हैं और हमारे पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनके नंबर्स भी मैटर करते हैं कि इतने ज़्यादा ट्री होने चाहिए एक स्पेसीज़ के। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर, कि इसका कोई डेफिनेट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया। फॉर मैनी डिकेड्स, दसियों सालों से, पचासों हज़ारों सालों से, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species। बस इकोलॉजिस्ट को इस बात का पता चला है कि जिस इकोसिस्टम के अंदर ज़्यादा नंबर में स्पेसीज होती हैं वो स्टेबल होता है। क्या एग्जैक्टली इस स्टेबिलिटी का रीज़न है ये अभी तक नहीं पता। A stable community should not show too much variation। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है, नंबर ऑफ स्पेसीज ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर पैरट्स हैं, पैराकीट्स हैं, तो वहाँ पे 100 पैराकीट हैं एक फॉरेस्ट के अंदर, और अगर स्पैरो हैं तो 100 स्पैरो हैं या 90 स्पैरो हैं। प्लांट्स हैं तो इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा नंबर्स की स्पेसीज होती है वो इकोसिस्टम स्टेबल इकोसिस्टम होता है। अब हम स्टेबल इकोसिस्टम किसे कहते हैं? अ स्टेबल इकोसिस्टम शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाता इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट और रेजिलियंट टू द कम्युनिटी। मतलब एक इकोसिस्टम वो स्टेबल इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती प्रोडक्टिविटी में। मान लो एक फॉरेस्ट है, वो स्टेबल फॉरेस्ट है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज ज़्यादा है, वेराइटी तो है ही ज़्यादा, लेकिन उन वेराइटीज़ में उनके नंबर्स भी ज़्यादा हैं, और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हर साल 100 किलोग्राम फूड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उस फॉरेस्ट के अंदर। तो हर साल जो उनका प्रोडक्शन होगा वो अराउंड 100 किलोग्राम होगा, या 98, 100 या 101। मतलब ज़्यादा वेरी नहीं करेगा कि 70 हुआ एक साल में, अगले साल हुआ 50 किलोग्राम, तो इतना वेरिएशन नहीं आएगा। उसको हम कहते हैं स्टेबल कम्युनिटी होता है, स्टेबल इकोसिस्टम। जैसे हमारी फैमिलीज़ के अंदर होता है, जैसे एक फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो अगर किसी एक दो मेंबर्स में लड़ाई भी हो जाती है तो अदर्स जो मेंबर्स होते हैं वो सपोर्ट कर लेते हैं, और वो सिस्टम को, जो हमारी फैमिलीज़ के सिस्टम को है, उसको स्टेबल रखते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल कम्युनिटी। A stable community should not show too much variation in the productivity from year to year. It must be either resistant or the resilient to occasional disturbance, natural or man-made, and it must also be resistant to the invasion by the alien species। जैसे कि सेम एग्जाम्पल मैं फैमिली के अंदर बताऊँ, अगर कोई आउटसाइडर आता है, कोई हमारे फैमिली मेम्बर को डिस्टर्ब करता है, तो हम उस आउटसाइडर को, जो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, अगर ज़्यादा मेम्बर्स है फैमिली के अंदर, तो वो अपने मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उस एलियन स्पेसीज के जो बाहर से आ रही है उसके रेसिस्टेंस का, उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेसिस्टेंस रहती है, फैमिली स्टेबल रहती है। वेदर इट इज़ नेचुरल, या तो किसी नेचुरल वजह से हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर मैन मेड डिस्टर्बेंस होता। तो कहा है कि स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जिसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखते उनकी प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर, और वो रेजिस्टेंस होती हैं, ओकेशनल डिस्टर्बेंस का उन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कि अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो रेजिस्टेंस होती हैं, इसीलिए हम उनको स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पेसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी, बट David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plots provides some tentative answers. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiments, increased diversity contributed to the higher productivity. इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि हमें ये तो नहीं पता कि ये सारे एट्रीब्यूट्स के, मतलब एक स्टेबल कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस है बाहर के डिस्टर्बेंस से, तो ये तो होता है एक कम्युनिटी के अंदर जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ होती हैं, लेकिन ये सारे एट्रीब्यूट्स स्पेसीज़ रिचनेस है, ये नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ से किस तरीके से लिंक्ड है ये हमें नहीं पता। फिर भी डेविड टिलमान ने एक स्टडी करी, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया आउटडोर्स प्लॉट्स पर। उन्होंने बाहर जाके फील्ड में क्या किया, कुछ रैंडमली कुछ प्लॉट्स डाले, स्क्वायर में कुछ प्लॉट्स बनाए, उनको फील्ड के अंदर डाला और रैंडमली उन्होंने थ्रो किया। जब उन्होंने फाइंड किया कि किसी एक प्लॉट में जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्पेसीज ज़्यादा थी, तो ईयर टू ईयर उन्होंने वेरिएशन देखी बायोमास में, तो उनको जहाँ पर नंबर ऑफ़ स्पेसीज ज़्यादा थी, उनके स्पेसीज़ के नंबर भी ज़्यादा थे, रिचनेस ज़्यादा थी, वहाँ पर बायोमास में ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिली। लेकिन जो प्लॉट ऐसा था जहाँ पर स्पेसीज़ के नंबर कम थे, वहाँ पे रिचनेस कम थी, तो वहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो इसीलिए टिलमान ने पाया कि जो एरियाज़
में ज़्यादा रिचनेस होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वहाँ पे वेरिएशंस प्रोडक्टिविटी में कम होती है. Although he may not understand completely how species richness contributes to the well-being of the ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet. इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से ये तो नहीं समझ पाए कि ये रिचनेस हमारे इकोसिस्टम के वेलबींग के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, बट इतना ज़रूर रियलाइज़ हो गया कि रिच बायोडाइवर्सिटी अगर होगी तो वो सिर्फ इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए ही असेंशियल नहीं है, बट हमारी ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन रेस के लिए भी इतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए. एट ए टाइम व्हेन वी आर लॉसिंग स्पेसीज एट एन अलार्मिंग पेस, जब हम इतनी स्पीड के साथ अपनी स्पेसीज को लॉस कर रहे हैं, वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर्स टू अस इफ अ फ्यू स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट? क्या अगर कुछ स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो भी जाएं तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा? Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? क्या वेस्टर्न घाट्स के फंक्शन पर कुछ असर पड़ेगा या वो कम फंक्शन करेगा अगर जो ट्री फ्रॉग की स्पेसीज है वहाँ से लॉस्ट हो जाए? मतलब इतना बड़ा वेस्टर्न घाट, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट और इतने ज़्यादा ट्रीज, इतनी प्रोडक्टिविटी, इतना रेनफॉल, इतना सब कुछ, अगर एक ट्री फ्रॉग की स्पेसीज ख़त्म भी हो रही है तो क्या उसकी फंक्शनैलिटी में फ़र्क आएगा? ये हमारा क्वेश्चन है. हाउ इज़ आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड? अब हम आ जाते हैं हमारी लाइफ पर. हमारी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? इंस्टीड ऑफ 20,000 स्पेसीज वी हैव ओनली 15,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ. अगर हमारे अर्थ पर चींटी की 20,000 स्पेसीज हम बता रहे हैं, लेकिन अगर उसके अलावा 15,000 स्पेसीज हों तो हमारे अर्थ पर कोई फ़र्क पड़ेगा या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, वो एट द एंड हमारा जो वेलफेयर करना चाहते हैं, ह्यूमन का करना चाहते हैं ना. तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर अर्थ के ऊपर 20,000 स्पेसीज चींटी की ना हो के 15,000 स्पेसीज हो? क्वेश्चन तो बढ़िया है, ठीक है. आंसर देखते हैं. देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर ऑफ सच नैव क्वेश्चन. ये अनएक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इनका एक्चुअल डायरेक्ट बेनिफिट और डायरेक्ट लॉस क्या हो रहा है. बट वी कैन डेवलप ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी. लेकिन हम इसी की एनालॉजी, मतलब इसी की तरीके से एक ओरिजिन करके, जिस तरीके से अर्थ है उसी के तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके सेट कर सकते हैं, एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव बना सकते हैं. द राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय द स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पाउल एनरिच. इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसको कहते हैं राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस. इन्होंने कहा कि एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम समझो. ये आपका एरोप्लेन, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है एरोप्लेन की. ये आपका एरोप्लेन है और इसमें इसको आप एक इकोसिस्टम समझिए. एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट स्पेसीज होती हैं, कम्युनिटी होती है और डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है. अब वो जुड़ा हुआ है टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ राइवेट. इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट स्पेसीज, इस एरोप्लेन के अंदर डिफरेंट राइवेट्स. तो यहाँ पे इन्होंने राइवेट्स को जो पुर्जे उसके होते हैं, मतलब जो नट बोर्ड होते हैं उससे जुड़ा होता है, उसको हमने कहा स्पेसीज. If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct, it may not affect flight safety, proper functioning of the ecosystem initially, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. ये कह रहे हैं कि अगर इसमें बैठने वाला हर एक पैसेंजर घर जाते वक्त हर एक इसमें से एक नट बोल्ट निकाल के लेके चला जाए, एक इसका पुर्जा कोई सा भी बोल्ट निकाल के लेके चला जाए, तो कुछ दिनों तक तो एयरप्लेन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये वीक हो जाएगा और ये जो इसकी जर्नी है, मतलब जो फ्लाइट होती है, उसको डेंजरसली वो अफेक्ट कर सकता है. तो कहने का मतलब इसी तरीके से इकोसिस्टम में है कि इकोसिस्टम से अगर एक और एक स्पेसीज शुरू में जा रही है तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर धीरे धीरे करके सारी की सारी फूड चेन पूरी ख़त्म हो जाएगी, फूड वेब ख़त्म होने लगेगा, तो फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ये आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, जिसमें कह रहे थे कि अगर एक ट्री फ्रॉग स्पेसीज लॉस्ट हो जाए तो क्या फंक्शनल लेस फंक्शन करने लगेगा? वो किस तरीके से लेस फंक्शन करेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब लेस फंक्शनल धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब इसके साथ साथ कौन सा राइवेट रिमूव हुआ है ये भी क्रिटिकल है. Loss of rivets on the wings, key species that drive major ecosystem function, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seat or the windows inside the plane.
अभी आप देखिए कि इसमें इन्होंने कहा है कि एक स्पेशल राइवोट जो होता है वो की स्पेसीज़ की तरह ड्राइव करता है। अब ये जो विंग है इसकी एरोप्लेन की, ये विंग डिफरेंट राइवट से जुड़ी हुई है, ठीक है, अपने आप में जुड़ी हुई है डिफरेंट राइवट, लेकिन ये पूरी की पूरी विंग इस एरोप्लेन से एक बड़े राइवट से जुड़ी होगी, ठीक है। ये जो बड़ा राइवट होता है एक्चुअली ये होता है की स्पेसीज़। अगर हम इस राइवट को, कुछ पैसेंजर ये तो तोड़ तोड़ के लेके जा रहे हैं यहाँ से निकाल के, ठीक है, लेकिन अगर कोई पैसेंजर ये वाला राइवट निकाल के लेके चला जाएगा तो उसे विंग टूट जाएगी ना यहाँ से। अब तो एरोप्लेन मूव ही नहीं कर सकता, फ्लाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से इकोसिस्टम होता है। जो कीस्टोन स्पेसीज़ होती हैं, जैसे कि एलिफेंट हुआ, तो कीस्टोन स्पेसीज़ के ऊपर बहुत सारी स्पेसीज़ डिपेंडेंट होती हैं। एलिफेंट एक हार्बीवोर्स है, एनिमल है, ये प्लांट पे फीड करता है, वो पूरा का पूरा प्लांट ही तोड़ देता है। कभी कभी जब प्लांट तोड़ देता है तो उस टूटे हुए पेड़ की वजह से, या जो भी वो लीव्स खा रहा है पूरी की पूरी टहनी तोड़कर, उन लीव्स के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट एनिमल, जो छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, वो फीड करते हैं। तो बेसिकली वो डिपेंडेंट होते हैं आपके एलिफेंट पर, जो कि कीस्टोन स्पेसीज़ है। अगर एलिफेंट किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो जाए तो जो स्पेसीज़ उस एलिफेंट पर डिपेंडेंट थी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी को एक्सटिंक्शन की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो स्पेसीज़ है कीस्टोन स्पेसीज़ है, और ये एक कीस्टोन स्पेसीज़ का फंक्शन प्ले कर रही है। ये है आपकी राइवेट-पोपर हाइपोथेसिस गिवन बाय द स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पाउल एलरिच। Loss of biodiversity. While it is doubtful if any new species are being added through speciation into the Earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. ये कह रहे हैं कि ये तो थोड़ा सा डाउटफुल है कि कोई नई स्पेसीज ऐड हो रही है थ्रू द स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मैंने आपको बताया कि जो नई स्पेसीज ऐड होती है, मतलब नई स्पेसीज बनती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज। तो ये तो थोड़ा सा हमारे लिए डाउटफुल होगा कि हमारे जो अर्थ की ट्रेजरी है स्पेसीज़ की, हमारी जो इतनी ज़्यादा स्पेसीज़ का वेल्थ है, उसमें कोई नई स्पेसीज़ ऐड हो रही है थ्रू द स्पेसिएशन, ये तो थोड़ा सा डाउटफुल है। बट कि नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉस, लेकिन वो लगातार लॉस हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लगातार स्पेसीज़ का लॉस हो रहा है। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड एक्यूजिंग फिंगर इज़ क्लियरली पॉइंटिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारे प्लानट की, वो डायरेक्टली डिक्लाइन हो रही है, बहुत स्पीड से डिक्लाइन हो रही है, और हमारी फिंगर्स किसकी तरफ जाती हैं, पॉइंट करती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। बेसिकली इसका पूरा जिम्मेदार ह्यूमन है। The colonization of the tropical Pacific islands by human is said to have led to extinction of more than 2000 species of native birds. जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स है, ट्रॉपिकल है जो पैसिफिक आइलैंड्स है, उस पर ह्यूमन ने कॉलोनाइजेशन करना शुरू किया। शुरू में वो आइलैंड वेकेंट थे, वहाँ पे कोई नहीं रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिफरेंट एरियाज सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे ह्यूमंस ने कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर दिया। इस वजह से 2000 से ज़्यादा नेटिव बर्ड्स वहाँ की अब तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। IUCN की रेड लिस्ट 2004 के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पेसीज, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। ये फैक्चुअल डेटा है, आप याद कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए, बस याद रखना है कि ह्यूमंस की वजह से कितने ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं इन द लास्ट 500 ईयर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन जो अभी फ़िलहाल में हम हुए हैं ह्यूमंस के सामने, वो हम जानते हैं, इंक्लूडिंग द डोडो जो कि मॉरिशस आइलैंड्स पर थी, क्वागा अफ्रीका में, थैलासीन ये एक टाइगर की स्पेसीज़ है, एंड ये ऑस्ट्रेलिया में थी, स्टेलर सी काउ रशिया में, एंड 3 सब स्पेसीज ऑफ पाली जमन कैस्पियन ऑफ टाइगर। द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पेसीज। पिछले 20 सालों में 20 ईयर्स में 27 स्पेसीज डिसअपियर हो चुकी हैं। ये स्पेसीज़ हैं डोडो, ये है आपके थाइलासीन, देन ये मामो, एंड ये है पैसेंजर पीजन। ये सब स्पेसीज लॉस हो गई हैं। अब ये सिर्फ हमें पिक्चर्स में देखने को मिलती है, कितनी खूबसूरत स्पेसीज थी। देखो ये पीजन भी कितना प्यारा सा है। ओके, द केयरफुल एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स, अगर हम इस रिकॉर्ड का केयरफुल एनालिसिस करें, इट शोज दैट एक्सटिंक्शंस अक्रॉस टेक्सा आर नॉट रैंडम, सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर्स टू बी मोर वल्नरेबल टू द एक्सटिंक्शन। अगर हम केयरफुल एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा जो टेक्सा का एक्सटिंक्शंस हुआ है वो रैंडमली नहीं हुआ कि किसी कॉन्टिनेंट से एम्फीबियन ख़त्म हो गए, किसी कॉन्टिनेंट से प्लांट स्पीडली ख़त्म हो रहे हैं, और किसी कॉन्टिनेंट से माइक्रो से स्पीडली ख़त्म हो रहे हैं, बट ये एक सिमिलर यूनिफॉर्म रेंज में है। वो रेंज क्या है कि कुछ स्पेसीज जो होती हैं, वो कुछ टैक्सा जो हैं वो वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स द एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल्स एम्फीबियंस,
एम्फीबियंस जो होते हैं जिसमें फ्रॉग आता है, तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं, आप ये कह सकते हो। जैसे मतलब एक घर के अंदर होता है ना, हमारी फैमिली सिस्टम में, कि मतलब एक इंसान तो होता है कि उसको थोड़ा-सा भी कुछ कह दो, उस पे इतना फ़र्क पड़ता है कि वो रोने बैठ जाता है। और मतलब कुछ इतने ढीठ होते हैं कि उनको कुछ भी कहो, उन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से कुछ स्पेसीज़ वल्नरेबल होती हैं टुवर्ड्स द एक्सटिंक्शन। Adding to the grim scenario of the extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently, 12% of the all bird species, 23 mammals, and 32 amphibian species, 31 all gymnospecies in the world's face of the extinction. इतनी ज़्यादा species हमारे वर्ल्ड्स में एक्सटिंक्शंस को फेस कर रही हैं, उसका थ्रेट उनको है, वो जल्दी ख़त्म हो सकती हैं, हमें उन पर ध्यान देना है। From a study of the history of the earth through fossil records, we learn that large-scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appeared on the scene. कितनी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है कि मतलब जो हिस्ट्री अगर हम पढ़ के उठा के देखें, जब हमने फॉसिल्स रिकॉर्ड की स्टडी करी, तो हमें पता चला कि जितनी स्पेसीज अब लॉस हो रही हैं, इतना ही लार्ज स्केल लॉस स्पेसीज का हो चुका है पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में भी, जब ह्यूमंस तो सीन में भी नहीं आया था, मतलब ह्यूमंस तब तक नहीं थे। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड more than 3 billion years since the origin and diversification of life on earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. अब से 3 मिलियन सालों पहले 5 एक्सटिंक्शंस मास स्पेसीज के ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब मास लेवल पर स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 5 एपिसोड ऐसे गुजर चुके हैं जब ह्यूमन इस प्लानट पर आया भी नहीं था, तब की बात है। How is the 6th extinction presently in progress different फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड? अब ये छठा एक्सटिंक्शन चल रहा है, इस टाइम पर जो स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन, ये वाला एपिसोड कैसा है पुराने वाले एपिसोड से? द डिफरेंस इज इन द रेट्स। अब जो डिफरेंस है वो है रेट्स में। द करंट स्पेसीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 times faster than in the pre-human times, and our activities are responsible for the फास्टर रेट। अब ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन के सामने जो एक्सटिंक्शंस की रेट है वो फास्टर है, जो पहले एक्सटिंक्शन होता था उसकी कंपैरिजन में आज के टाइम पे 100 से 1000 गुना ज़्यादा स्पेसीज जल्दी एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इन द प्री ह्यूमन टाइम्स जो था उसमें कम स्पेसीज एक्सटिंक्ट होती है, इज दिस कंपेयर। अब ह्यूमंस के टाइम पे 100 से 1000 गुना फास्टर स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ? Obviously human responsible were. Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of all the species on the earth might be wiped out within the next 100 years. इकोलॉजिस्ट हमें वार्न कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यू ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में पूरी की पूरी 100 सालों में पूरी की पूरी जो स्पेसीज़ हैं वो वाइप्ड आउट हो जाएंगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। देखो ये पैराग्राफ कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे शुरुआत में इन्होंने बताया कि हमने स्टडी करी तो हमें पता चला कि लार्ज स्केल पे पहले भी ऐसा हो चुका है कि लार्ज स्केल पे स्पेसीज़ का एक्सटिंक्शन हो चुका है। फिर इन्होंने कहा कि जब तक ह्यूमन प्रेजेंट उसमें नहीं था, मतलब ह्यूमन का कोई दोष नहीं है। अब इन्होंने बताया कि पिछले ऐसे 5 एपिसोड हो चुके हैं जिसमें इतना मास एक्सटिंक्शन हुआ है, तो थोड़ा हमें अच्छा लगा कि मतलब ऐसा ऑलरेडी हो चुका है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब इन्होंने कहा है कि छठा अब चल रहा है ह्यूमन्स के टाइम पे। फिर इन्होंने हमें बताया कि तुम इसके ज़िम्मेदार हो, 100 से 1000 टाइम ज़्यादा फास्टर रेट पर यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, ह्यूमंस की वजह से, मतलब हमारी अपनी वजह से। तो अल्टीमेट जिम्मेदार कौन हुआ? ह्यूमंस। उसके बाद भी इकोलॉजिस्ट ने हमें नहीं छोड़ा, हमें वार्न करके जा रहे हैं कि अगले 100 सालों में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा तो पूरी की पूरी स्पेसीज वाइप्ड आउट हो जाएगी। ओके, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू अ डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन। जनरली क्या होता है, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो जाएगा। लोअर रेसिस्टेंट टू द एनवायरमेंट परपेचुएशन सच इज ड्रॉट, जो हमारी इन्वायरमेंटल परपेचुएशन होती है, कभी ड्रॉट आ रहा है उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा कि मतलब हम उसको टेकल आउट नहीं कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम्स को रेसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे उस सिचुएशन में। देन इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच इज द प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज इन द पेस्ट एंड द डिसीज साइकिल। और जो वेरिएबिलिटी है कुछ इकोसिस्टम्स के अंदर, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी कभी ज़्यादा कभी कम हो जाएगी, वाटर यूज़ की अवेलेबिलिटी और उसका पेस्ट डिसीज साइकिल ये डिफर करने लगेगी, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से हो जाएगी। कोज ऑफ द बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब इसके कोज देखते हैं क्या क्या है। द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। फिर ह्यूमंस की बात आ गई कि इसके कॉजेज हम 4 मेजर कॉजेज हैं। एविल क्वार्टाइल जिनको हम कहते हैं
ओके, फर्स्ट हम देखते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोज है जो एनिमल्स एंड प्लांट्स को एक्सटिंक्ट कर रहा है। बेसिकली हैबिटेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट कोज है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। The most dramatic examples of the habitat loss come from the tropical rainforest. Once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%. अब आप देखो हैबिटेट लॉस की वजह से जो स्पेसीज ख़त्म हो रही है, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे वो पहले 14% थे, 14%, और अब वो कितने रह गए, 6%। तो जहाँ जो स्पेसीज उन हैबिटेट में, उन फॉरेस्ट में रह रही थी, वो भी तो ख़त्म हो गई उनके साथ साथ। तो इसका क्या हुआ, हैबिटेट लॉस हुआ, स्पेसीज के नंबर कम हुए। अब इसके लिए अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ, ह्यूमंस, क्योंकि जो फॉरेस्ट की कटिंग की, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज बनाई है, या वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, घर बन रहे हैं, कुछ और काम हो रहा है, वो उसके कौन सब कर रहा है, सब ह्यूमंस कर रहे हैं। दे आर द बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्टर। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, thousands more hectares of rain forest would have been lost। ये कितना हर्टिंग स्टेटमेंट है कि जब तक तुम ये चैप्टर कंप्लीट करोगे तब तक थाउजेंड्स मोर हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट खत्म हो चुके होंगे। मतलब इतनी स्पीडली हम वुड कटिंग कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इट इज़ सो ह्यूज, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द प्लानट कहते हैं। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पेसीज वहाँ पे कट हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं बिकॉज ऑफ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन, क्योंकि वहाँ पे सोयाबीन का कल्टिवेशन अच्छा होता है। फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल्स, और ग्रासलैंड्स को में भी कन्वर्स हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट को काट के हम ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीफ कैटल्स हमें जो कैटल्स हैं उनकी रियरिंग करानी है वहाँ पे। बिसाइड्स टोटल लॉस, इस सारे टोटल लॉस के अलावा द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पेसीज। एक तरफ तो हमने फॉरेस्ट की कटिंग करी, डिफोरेस्टेशन करा, उससे हैबिटेट लॉस कर दिया, उनका हैबिटेट फ्रेगमेंट्स में बांट दिया कि इधर एक एरिया काट दिया, उधर एक एरिया काट दिया, ठीक है। उसके साथ साथ जो छोड़ा था थोड़ा बहुत, अब हमने इंडस्ट्रीज लगा दी वहाँ पे, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो जब बची कुछ स्पेसीज थी उनको हम पॉल्यूशन से ख़राब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसी को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। Mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to the population declines। ये सारी चीज़ें बैडली अफेक्ट कर रही हैं पॉपुलेशंस को, मतलब स्पेसीज, ये एनिमल पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन को, और वो डिक्लाइंस हो रहे हैं। ये एविल क्वार्टेट में आपके पास सेकेंड पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फर्स्ट था हैबिटेट लॉस एंड देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये चार बेसिकली कोज हैं। क्वार्टेट, एविल मतलब चार दुश्मन है हमारे ये, जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं। सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, हमेशा फूड एंड शेल्टर पे डिपेंड होता है। बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जब हमारी ज़रूरत हमारी उसमें लालच में बदल जाती है, तो हम उसको, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्स का। इस कंटेक्स्ट में गांधी जी ने कहा था, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी वंस ग्रीड। हमारे अर्थ पे इतना रिसोर्स अवेलेबल है जो हम हर एक की नीड को सेटिस्फाई कर सकें, बट अगर वो ग्रीड हो जाएगी तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हर एक इंसान चाहता है कि जितना भी सब कुछ नेचर के ऊपर है वो मुझे मिल जाए। Many species extinctions in the last 500 years, example Steller sea cow, passenger pigeon, were due to overexploitation by humans। ये Steller sea cow, इसको मतलब इसका overexploitation किया humans ने। पैसेंजर पिजन का, जो मैंने लास्ट पिक्चर में दिखाया था, पैसेंजर पिजन वो एक्सटिंक्ट हो गया। उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया ह्यूमंस ने फूड की टर्म्स में, उनको अदर यूजेस में इस्तेमाल किया चीज़ों के लिए, और उसका लास्ट 500 सालों में एक्सटिंक्ट हो गए। Presently, many marine fishes populations around the world are over harvested। जो कोस्टल एरियाज पे फिश का कल्टीवेशन होता है, तो मेरीन स्पेसीज का इतना ओवर कल्टीवेशन वो करते हैं कि जो स्पेसीज एंडेंजर्ड हैं वो भी एक्चुअली में एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। थर्ड पॉइंट है जो जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, एलियन स्पेसीज इन्वेजन। जब एलियन स्पेसीज इंट्रोड्यूस होती हैं, वो अनइंटेंशनली हो या इंटेंशनली हो, कभी कभी इंटेंशनली भी हम एलियन स्पेसीज का इन्वेजन कर लेते हैं। किस वजह से, कि उनकी ब्यूटी की वजह से, किसी और पर्पस की वजह से, और वो हमारे इकोसिस्टम के लिए डेंजर हो जाती है। बेसिकली एलियन स्पेसीज़ क्या होती है, जो बाहर की स्पेसीज़ आ गई
किसी ट्रैवल की वजह से या किसी पर्सन के थ्रू कोई सीड की फॉर्म में किसी भी तरीके से बाहर की स्पीसीज़ आ गई और हमारे इकोसिस्टम में आके वो बहुत ज़्यादा प्रोपगेट करने लगती है, क्योंकि वहाँ पे उसका प्रीडेटर नहीं होता और उसको अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो बहुत अच्छे से स्प्रेड करने लगती है। सो सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव, उनमें से कुछ ऐसी इतनी इन्वेसिव हो जाती है, एक तो स्प्रेड करने लगेगी, उसके साथ साथ कुछ इस तरीके से इन्वेसिव हो जाएंगी कि वो नेटिव स्पेसीज़ को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन टू द इंडिजीनियस स्पेसीज़। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस टू इनटू लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका के जो लेक विक्टोरिया थी उसमें नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करा गया, इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन टू एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ द मोर देन 200 स्पेसीज ऑफ चिचिड फिश इन द लैब। उसकी वजह से 200 स्पेसीज जो थी फिश की, चिचिड फिश की लैब में, वो ख़त्म हो गई। You must be familiar with the environmental damage caused and threat caused by our native species and by invasive species weed like the carrot grass। हमारे environment के अंदर जो carrot grass है, ये आपकी carrot grass, ये आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा मिलती है चलते फिरते आपके रास्ते में कहीं पर भी। इसको पार्थीनियम कहते हैं। लेंटाना, ये लेंटाना कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, लेकिन ये एलियन स्पेसीज है, ये अमेरिका से आया है। लेंटाना कैमरा इसका नाम है, साइंटिफिक नेम। तो ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होने की वजह से शायद इंट्रोड्यूस किया गया हो, बट ये एलियन स्पेसीज है और इसने हमारी अपनी स्पेसीज जो होती है, हमारे हर्ब्स होते हैं, शब्स होते थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और उनकी जगह पे ही आके स्प्रेड करने लगा है। वाटर हाइसिंथ इकोर्निया, आप जानते हैं वाटर हाइसिंथ बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होता है और ये पानी के अंदर रहता है और ये पूरा का पूरा, मतलब ये एल्गर ब्लोबिंग भी कर देता है, पूरा का पूरा वाटर सरफेस पर आ जाता है और जितनी भी नीचे फिशेज होती हैं वाटर बॉडी में, उन सबको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये एलियन स्पेसीज इन्वेजन कर रही है हमारी कंट्री में आके, मतलब हमारी नहीं, सभी कंट्रीज़ के साथ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे एलियन स्पेसीज चली जाती हैं तो वो एक्सटिंक्शन करती हैं। तो ग्लोबल लेवल पर स्पेसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द, नॉट जस्ट बिकॉज, बट इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द इन्वेजन। The recent illegal introduction of the African catfish Clarius garrierpinus for the aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous catfishes of the rivers। मतलब एक फिलहाल में एक इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ है अफ्रीकन कैटफिश का और उसको, उसकी वजह से जो इंडिजीनियस कैटफिश थी हमारी रिवर्स के अंदर, वो एक थ्रेट फेस कर रही है। तो ये होता है एक्सटिंक्शन स्पेसीज। यूकेलिप्टिस भी एक एक्सटिंक्शन इन्वेसिव स्पेसीज है और जब यूकेलिप्टिस को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द ब्रिटिशर्स, एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया था, क्योंकि वो जल्दी ग्रो करता है और जब ग्रो करता है तो उसको बर्न करने के बाद उससे कोयला मिलेगा और उस कोयले को इंजन में यूज़ करते थे। उस टाइम पर जो ट्रेन चलती थी उनमें इंजन के फॉर्म में, इंजन कोयले से चलता था, तो वो जल्दी जल्दी कोयला बनाने के लिए उन्होंने यूकेलिप्टिस लगाना शुरू किया और हमारा जितना भी साल फॉरेस्ट था, टीक फॉरेस्ट था, उसको रिमूव करना शुरू किया। तो इस वजह से यूकेलिप्टिस एक एलियन स्पेसीज़ है, लेकिन ये इसका इन्वेजन कैसे हुआ, ये किस तरीके से अदर स्पेसीज़ को नुकसान पहुंचा रही है, एलिलोपैथी के ज़रिए। ये इस तरह के केमिकल रिलीज़ करता है यूकेलिप्टिस कि इसके सराउंडिंग में, आपने देखा होगा, एरिया वाइट हो जाता है और इसके सराउंडिंग में जो स्पेसीज़ हैं, जो हमारी नेटिव हर्ब शब्स हैं, वो ग्रो नहीं कर सकती। ओके, तो ये है एक एलियन स्पेसीज इन्वेजन। एंड फोर्थ पॉइंट है एविल क्वार्टाइल का को एक्सटिंक्शन। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct। जब कोई स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उससे एसोसिएटेड प्लांट जो उसके बिना रह नहीं सकता, या उससे एसोसिएटेड एनिमल जो उसके बिना नहीं रह सकता, ऑब्लिगेटरी उन दोनों को साथ में रहना है, जो तो वो होता, उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाता है। When a host fish appears become extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate। मतलब अगर कोई होस्ट फिश जिस पे एक पैरासाइट रह रहा है, अगर वो होस्ट फिश ख़त्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो जो उसके ऊपर रहने वाला पैरासाइट है उसकी भी सेम किस्मत होती है, वो भी ख़त्म हो जाता है। Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism where extinction of one invariably leads to the extinctions of other। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं कि जो प्लांट पोलिनेटर का म्यूचुअलिज्म होता है कि एक प्लांट का पोलिनेशन किसी एक पर्टिकुलर वेस्ट के थ्रू, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के थ्रू होना है, अगर वो इंसेक्ट खत्म हो जाए, उसका पोलिनेशन ना करें, तो क्या वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा? जब उसका पोलिनेशन नहीं होगा, नया फ्रूट नहीं बनेगा, नया सीड नहीं आएगा, तो बेसिकली सिंपल है कि मतलब प्लांट का सर्वाइवल नहीं हो सकता। सो इट वाज ऑल अबाउट द फोर जो ये एविल क्वार्टेट है, फोर जो बेसिकली कंसेप्ट है, फोर रीज़न है इनसे फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए? देयर आर मेनी रीज़न, कुछ बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए।
तो उसमें से कुछ ऑब्वियस रीज़न है और कुछ नॉट सो ऑब्वियस। अब हम इनको देखते हैं। जो नैरोली यूटिलिटेरियन रीज़न है, ये ऑब्वियस रीज़न है, अदर्स जो हैं दैट आर नॉट सो ऑब्वियस। तो नैरोली यूटिलिटेरियन क्या है? नैरोली का मतलब होता है कि हमारा मतलब हम नैरोली इस बात को कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख रहे हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं कि हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है बस हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। इसको मेरी भाषा में कहें तो मैं इसको मतलब ही कहूँगी कि हम सेल्फिश हैं। ओके, बट नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट है। ह्यूमंस डेराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर फूड। ह्यूमंस बहुत सारे काउंटलेस डायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं नेचुरल फूड से, जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ आती हैं। फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स और इम्पोर्टेंट मेडिसिनल पर्पसेस ऑल्सो प्रोडक्ट्स ऑल्सो हम डायरेक्टली इकोसिस्टम से ले रहे हैं। तो हमें इकोसिस्टम को बचाना ही होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं, तो हमें जाहिर सी बात है जब हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो हमें इसको बचाना पड़ेगा। More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by the native peoples around the world. 25% से ज़्यादा ड्रग्स जो करंटली हमारी मार्केट के अंदर सोल्ड हो रही हैं वो प्लांट से डेराइव की जाती हैं, और नेटिव जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं 25,000 स्पेसीज प्लांट्स की हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन दे रही हैं अराउंड द वर्ल्ड. Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored. अभी किसी को भी पता नहीं है कि मतलब कितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हम निकाल सकते हैं. इस वजह से हमें बचाना है कि अगर हम बचाए लेंगे उनको तो हमें पता होगा ना कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. अब जब स्पेसीज ही नहीं बचेगी तो हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे, हमारा वेलफेयर कैसे होगा. तो बेसिकली हमारी डायरेक्ट हमारा जो कंसंट्रेशन है बचाने का, हमारा जो फोकस है वो हमारे अपने वेलफेयर के लिए है. विथ इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग. इसका मतलब होता है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग का कि हम एक ही स्पेसीज़ के अंदर उसके मॉलिक्यूलर लेवल को चेक करें और उसके अंदर जाके उसकी डिफरेंट डाइवर्सिटी को समझें और उससे अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ढूंढें. ये एग्जाम्पल हमें फ़ायदा हो रहा है नीम के ट्री से. बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट नीम ट्री से हमें मिल रहे हैं. तो हम नीम के मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेवल को चेक करें, मॉलिक्यूलर लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, स्पेसीज लेवल पर, और देखें कि नीम की और कितनी वेराइटी हमें अवेलेबल है, ये हमें अवेलेबल हो सकती हैं और उनसे हमें कितनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. इसको हम कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग. तो जब तक स्पेसीज़ हमारे प्लानट पर अवेलेबल नहीं होंगी हम ये सारी स्टडीज़ नहीं कर सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते. तो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है स्पेसीज से. एंड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम एनॉर्मस बेनिफिट इनसे निकाल सकते हैं. तो ये है नैरोली यूटिलिटेरियन अप्रोच कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अपना फ़ायदा है. सेकंड जो अप्रोच है दैट इज़ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. बड़े लेवल की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं यू कैन से. आर्ग्यूमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स. कि बायोडाइवर्सिटी एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज में जो नेचर हमें देता है. द फास्ट डिविंडिंग अमेजन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% टोटल ऑक्सीजन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे मिलता है अमेजन फॉरेस्ट से, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं. कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू टू दिस सर्विस बाय द नेचर. क्या हम नेचर को ये सर्विस के पैसे दे सकते हैं. यू कैन गेट सम आइडिया बाई फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरिंग हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन ए सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन. अगर तुम्हें पैसे ही देने हो इस चीज़ के तो ज़रा आइडिया लगा लो कि जब पास में हमारे घर के पास में कोई हॉस्पिटल होगा उसमें जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसके पैसे पता करके आओ कितने सिलेंडर. और जब हमारे पूरे अर्थ को इतना ज़्यादा ऑक्सीजन ये लोग दे रहे हैं तो हमें इनको पैसे देने चाहिए. ठीक है, तो ये है ब्रॉड अप्रोच कि हमें नेचर इतना दे रहा है तो हमें उसको समझना चाहिए. हम उसकी मतलब ये ब्रॉडली यूटिलिटेड है, इतना कुछ हमें दे रहा है, हम इसकी सर्विस का पे नहीं कर सकते, तो हमें इनको बचाना ही चाहिए. Pollination without which plant cannot give us fruits and seeds is another service. पॉलिनेशन भी एक मेजर सर्विस है जो इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बेड्स ये सब होती हैं, ये रोल प्ले करती हैं. वाटर एंड एयर भी इसके उसमें आती है पॉलिनेशन में. तो ये क्या इस सर्विस के हम अपने नेचर को कुछ पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऑब्वियसली. तो ये एक ब्रॉड अप्रोच है. नैरोली यूटिलिटेरियन में हमने डायरेक्टली मतलब कहा कि हमें ये फ़ायदा हो रहा है, हमें स्पेसीज बचानी है और नया फ़ायदा निकालेंगे. ब्रॉडली में हम कह रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे जो इकोसिस्टम सर्विसेज हो रही हैं, क्या इसका कोई पैसा दे सकते हैं? तो हमें बचाना ही पड़ेगा. There are other intangible benefits that we derive from the nature. The aesthetic pleasure, aesthetic pleasure of the walking through the thick wood. जब thick woods पर हम चलते हैं कितना मज़ा आता है. Watching spring flowers, मैं कह रही हूँ ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग
या फ्लावर्स को देख के ब्लूम्स, बुलबुल की सॉन्ग मॉर्निंग में, क्या इसका कोई पैसा दे सकता है? नहीं दे सकता भाई। Other important arguments are ethical arguments. For conserving biodiversity relates to what owes to millions of plants, animals and microbe species and whom we share this planet. ये कह रहे हैं ethical यहाँ पे कि जो कुछ भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स हमारे लिए सर्विस दे रहे हैं, हम उनकी सर्विस को शेयर कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या करें? मतलब एथिकल आ गया, दिल पे बात आ गई कि मतलब मॉरल ड्यूटी हमारी क्या है। जैसे होता है ना, हमें कुछ दिया हमारे घर वालों ने, तो हमें भी कुछ बदले में, घर वालों ने, फ्रेंड्स ने भी, तो हमें भी कुछ बदले में उनको देना चाहिए। ये होती है हमारी एथिकल ड्यूटी। जैसे कि मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका हक बनता है ना मुझे गुरु दक्षिणा देने का, वो किसी भी फॉर्म में आप दें। तो ये होता है एथिकल वैल्यूज, जिसके अंदर ये वैल्यूज होती हैं, वो इस चीज़ पर फोकस करता है। Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value. Philosophically और spiritually अपने दिल और शांति और अपने मन से हमें ये सोचना चाहिए कि हर एक स्पीसीज़ की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इवन इफ इट मे नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, चाहे ये हमें कोई पैसों का फ़ायदा दे रही हो या नहीं दे रही हो। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग, हमें इनको बचाना चाहिए ताकि हम इनको अपनी आने वाली जनरेशन में पास कर सकें इस बायोलॉजिकल लीगेसी को इन ए गुड ऑर्डर। तो ये थी एथिकल ड्यूटीज़। वाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? अब हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे हम इसको कंजर्व करें? दो फॉर्म में, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये थोड़ा डिटेल में है तो मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है।